औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपसे शेयर करूँगा। तो आप बच्चों ने इसे बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन इसका है, किसी कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कायदे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो इसके वितर की लंबाई मालूम करना है। ये तो हम 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला के वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। ठीक है, मसला फिज़ागोरस की मदद से जो फार्मूला वो आपको 10th में बड़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है फार्मूला, तो इसे आप बच्चों को याद ही होगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस इक्वेशन को हल करना है। ठीक, इसमें जो कायदा है वो क्या है, इसमें जी 4 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अमूद हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वितर इसमें हमने मालूम करना है। तो वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। वितर का मालूम करना है और जो अमूद है हमारे पास 3 है और उसके बाद कायदा क्या है, 4 है। तो इसका स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना और हमारे पास क्या आ गया जी, 25 आ गया। ठीक है, वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू है 25। तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जजर लेंगे। क्या करना है हमें, दोनों साइड पे जजर लेना है। जजर होता है, जो जजर की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 जजर की वैल्यू होती है, वितर का जो स्क्वायर है उसके साथ कट जाएगी और 25 का जो जजर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वितर की लंबाई कितनी आ गई है, 5। ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है। ये सवाल पूछ रहा है कि कोई भी जिस्म कब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। इक्विलिब्रियम में होता है जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस और तमाम टार्क का रिजल्टेंट सिफर हो। कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में तब होता है जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस और तमाम टार्क का रिजल्टेंट सिफर हो। तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक समेशन एफ इज इक्वल टू है 0, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू है 0। इक्विलिब्रियम का फार्मूला है समेशन एफ इज इक्वल टू है 0। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक समेशन एफ इज इक्वल टू है 0 और इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक समेशन टॉर्क इज इक्वल टू है 0। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी रिजल्टेंट फोर्स से क्या मुराद है। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन आपने करनी है। फोर्स की मकदार और सीमत दोनों होती हैं, फोर्स की मकदार और सीमत दोनों होती हैं, इसीलिए फोर्सेस को आम हिसाबी तरीके से जमा नहीं किया जा सकता। क्या बोला उसमें कि फोर्स की मकदार और सीमत दोनों होती हैं। रिजल्टेंट फोर्स में क्या होता है जी, फोर्स की एक मकदार होती है और सीमत, ये दोनों चीज़ें रिजल्टेंट फोर्स में होती है। इसलिए फोर्सेस को आम हिसाबी तरीके से जमा हम नहीं कर सकते। फोर्सेस को जमा करने पर एक सिंगल फोर्स हासिल होती है जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। फोर्स को जमा करने से जो चीज़ हासिल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेड टू टेल रूल की तारीफ बयान कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपरों के लास्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हेड टू टेल रूल की तारीफ बयान कीजिए। हेड टू टेल रूल ऐसा रूल है जो वेक्टर को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेक्टर को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ग्राफिकल तरीका है। इस तरीका में एक मुनासिब स्केल का इंतखाब करके हम तमाम फोर्सेस को उनकी अदी कीमत के मुताबिक खींचते हैं। क्या जी, ये इस तरीका में मुनासिब स्केल का इंतखाब करके हम तमाम फोर्सेस को एक अदी कीमत के मुताबिक खींचते हैं। हेड टू टेल रूल से क्या मुराद है, हेड टू टेल रूल की तारीफ बयान कीजिए। तो आपने ये चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, साथ साथ समझ लीजिए अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अभी हो जाएगी बेटा। जो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, किसी फोर्स को उसके दो अमूदी कंपोनेंट में तहलील करना। किसी भी फोर्स को उसके दो अमूदी कंपोनेंट में तहलील करना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, किसी फोर्स को उसके दो अमूदी कंपोनेंट में तहलील करना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन के बाद आ जाता है कि 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। इसका अमूदी कंपोनेंट हमने मालूम करना है। क्या बोल रहा है उसमें, 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस नहीं, वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। इसके अमूदी कंपोनेंट मालूम कीजिए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। क्या है हमारे पास, फोर्स 50 न्यूटन है और क्या है जी, कितने डिग्री का है जी, इज इक्वल टू है
30, थीटा हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री का आ गया, ठीक है। जाविया बना रही है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। और उसके बाद हमने अब क्या मालूम करना, वाई एक्सिस, इसका अमूदी कंपोनेंट क्या है, जो वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमने वो मालूम करना है, एफ वाई इज इक्वल टू, हमने जो सवालिया निशान है कि ये चीज़ हमने मालूम करनी है। और इसका फार्मूला क्या है जी, एफ वाई इज इक्वल टू है एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू है एफ साइन थीटा। ये क्या चीज़ मालूम करने का फार्मूला है, अमूदी कंपोनेंट मालूम करने का फार्मूला है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने ये फार्मूला भी याद रख लेना है, क्योंकि कोई भी आ सकता है सवाल, और कोई भी आ सकता है, लेकिन तरीकाकार अगर यही पूछ रहा है कि अमूदी कंपोनेंट मालूम करना है तो ये फार्मूला यही होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने इसे हल कर देना है। अब देखते हैं जी, इसको हल करते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ हमारे पास क्या है, उसकी मकदार कितनी है जी 50 न्यूटन है, ठीक है। तो उसको एफ की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 50, साइन थीटा की क्या दी हमारे पास वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, 30 हमने लिख दिया। उसके बाद साइन 50 आ गया, साइन 30 की जो वैल्यू है ये आपको बुक में मिलेगी, ठीक है। एक्सरसाइज के एंड में ये चीज़ें दी होगी। साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी 1/2। ये याद रखना है आपने कि साइन 30 की, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 आ गई है तो ये कहाँ से आ गई है। तो ये साइन 30 की वैल्यू है, इसे आपने याद रखना है। जो उसकी वैल्यू है क्या जी हमारे पास 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, देखें, दो एक बार दो, और 50 को जब दो पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, ठीक है। हमारे पास दो भी खत्म हो गया, और 50 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया। 25 को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो भी रकम होगी वो उसको हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 को एक के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 ही आएगा, ठीक है। तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, अमूदी कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया जी 25। ये आंसर है इसका। ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन कोई उसकी अलिफ बे जुज़ आ सकती है न्यूमेरिकल में, तो आप बच्चों ने इसे देख लेना है अमूदी कंपोनेंट कैसे मूव करते हैं। आगे जी, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों से क्या मुराद है, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों से क्या मुराद है। किसी कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कोई से दो अज़ला के मुबैन निस्बत को खास नाम दिए गए हैं। किसी कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कोई से दो अज़ला के मुबैन निस्बत को खास नाम दिए गए हैं। मसलन साइन को कोसाइन, साइन को हम क्या नाम देते हैं उसमें जी, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों में साइन को क्या नाम देते हैं, कोसाइन देते हैं। कोसाइन वगैरह ये निस्बतें ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें कहलाती हैं। दोबारा सुन लें, किसी कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कोई से दो अज़ला के मुबैन निस्बत को खास नाम दिए गए हैं। मसलन साइन को कोसाइन कहते हैं। ये निस्बतें ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें कहलाती हैं। आगे आ जाता जी शॉर्ट क्वेश्चन, रिजिड बॉडी से क्या मुराद है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपरों के लिहाज से। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है। एक रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स या फोर्सेस के ज़रिए असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। क्या बोला है जी, एक रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स या फोर्सेस के ज़रिए असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं, अगर इस पर कोई फोर्स भी लगाई जा रही है तो वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। इसे हम क्या बोलते हैं, वो रिजिड बॉडी बोलते हैं। दोबारा सुन लें, एक रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स या फोर्सेस के ज़रिए असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। अगर कोई इस पर फोर्स अमल कर रही है तो वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं, तो वो इसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन, गाड़ियाँ नीचे से क्यों बारी रखी जाती हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो गाड़ियाँ जो होती हैं वो नीचे से बारी होती हैं, इसकी वजह क्या है, ठीक है। गाड़ियों को मुतवाज़न रखने के लिए गाड़ियाँ नीचे से बारी रखी जाती हैं। क्या चीज़ मुतवाज़न रखने के लिए, लेवल एक जैसा लेवल रखने की क्या करते हैं हम, उसको गाड़ी को नीचे से बारी रखते हैं, जिससे इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फिर उसका नीचे आ जाए। वजन नीचे की जानिब है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगा, नीचे की जानिब होगा, और गाड़ी के तवाज़ुन को बढ़ाता है। और गाड़ी के तवाज़ुन को क्या करता है जी, बढ़ाता है। दोबारा सुन लें, गाड़ियाँ नीचे से क्यों बारी रखी जाती हैं, सवाल है। उसके बाद आंसर है जी, गाड़ियों को मुतवाज़न रखने के लिए गाड़ियाँ नीचे से बारी रखी जाती हैं। गाड़ियों को मुतवाज़न रखने के लिए क्या करते हैं, गाड़ियाँ नीचे से बारी रखते हैं, जिससे इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब मास वजन नीचे की जानिब है तो फिर क्या है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे आ जाता है और गाड़ी के तवाज़ुन को बढ़ाता है। सुन लें, गाड़ियों को मुतवाज़न रखने के लिए गाड़ियाँ नीचे से बारी रखी जाती हैं, जिससे इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है और गाड़ी के तवाज़ुन को बढ़ाता है। आगे आ जाता है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए एक रिजिड बॉडी किसी खत मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है। फ़र्ज़ कीजिए क्या कर रहे हैं जी, एक रिजिड बॉडी किसी खत मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है। अगर इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल ऐसे दायरों में घूमते हैं जिनके मराकज़ इस खत मुस्तकीम पर वाक़या होते हैं,
क्या बोला है, अगर इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल एक ऐसे दायरों में घूमते हैं जिनके मराकज इस खत मुस्तकीम पर वाक़ होते हैं, इस खत मुस्तकीम को इस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे जी, इस खत मुस्तकीम को इस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। अगर दोबारा सुन लें, फ़र्ज़ करें एक रिजिड बॉडी किसी खत मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है, इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल ऐसे दायरों में घूमते हैं जिनके मराकज इस खत मुस्तकीम पर वाक़ होते हैं, इस खत मुस्तकीम को इस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। आगे आ जाता है जी, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की क्या ज़रूरत होती है अगर इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी हो तो। अब इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की क्या ज़रूरत होती है अगर इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी हो तो। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त किसी जिस्म का इक्विलिब्रियम में होना यकीनी नहीं बनाती। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त क्या करती है जी, किसी जिस्म का इक्विलिब्रियम में होना यकीनी नहीं बनाती। फ़र्ज़ करें कि किसी जिस्म को दो फोर्सेस F1 और F2 खींच रही हैं। किसी जिस्म को दो फोर्सेस लगाई हैं जिनका नाम हमने रखा है F1 और F2, वो खींच रही हैं, ठीक है। शक्ल भी दी हुई है बकायदा तौर पे। लेफ्ट साइड को खींच रही है, दूसरी क्या कर रही है जी, राइट साइड को खींच रही है। दो फोर्सेस लगी हैं जिनको हम F1 और F2 के नाम से ज़ाहिर करते हैं शक्ल ए के मुताबिक, जैसा कि शक्ल में दिखाया हुआ है। दोनों फोर्सेस मसावी लेकिन एक दूसरे के मुखालफ सीमत में। ये देखें, एक लेफ्ट साइड के उस खींच रही है और दूसरी क्या फोर्सेस कर रही है, उसको राइट साइड पे खींच रही है। ये दोनों फोर्सेस लग तो फोर्सेस एक ही जिस्म पर रही हैं, लेकिन वो दोनों क्या है जी, मुखालफ सीमत में लग रही हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही लाइन में अमल कर रही हैं। ये देखें, एक ही लाइन में अमल कर रही हैं, एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, एक राइट साइड पे जा रही है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में अमल कर रही हैं तो मुखालफ सीमत में कर रही हैं, ठीक है। इसलिए इनका रिजल्टेंट सिफर से पहली शर्त के मुताबिक जिस्म इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसलिए इनका रिजल्टेंट सिफर से पहली शर्त के मुताबिक, जो पहली शर्त है इक्विलिब्रियम की, उसके मुताबिक जिस्म इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है जी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक करना है जहाँ तक निशानी लगाई हुई है, ठीक है। इसलिए इनका रिजल्टेंट सिफर से पहली शर्त के मुताबिक जिस्म इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि सवाल जो पूछा है सिर्फ हमने वही आंसर करना। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होना, ये नहीं कि उसको अब डिटेल से लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं करना। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी लिहाज से आपने जो मेन पॉइंट है उसका बता देना है, तो सिंपली सवाल आपका हल हो गया। आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम की तारीफ करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपरों के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में रिपीट हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम की तारीफ करें, इसलिए आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्लॉकवाइज मोमेंटम में क्या होता है जी, वो फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है। स्पैनर जिससे हम नट या कोई काबला वगैरह कसते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पैनर बोलते हैं। वो फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है अमूमन नट को कसने के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ को कसने के लिए इस्तेमाल होता है, ये नट को कसने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से पैदा किए जाने वाले मोमेंटम ऑफ फोर्स या टार्क क्लॉकवाइज मोमेंटम कहलाता है। इसमें क्या बोला है, अगर हम वो फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज में घुमाती है, अमूमन ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, नट को कसने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से पैदा होने वाली फोर्स मोमेंटम ऑफ फोर्स या टार्क क्लॉकवाइज मोमेंटम कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम में क्या होता है, वो फोर्स जो किसी जिस्म को एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है, उस फोर्स से पैदा होने वाली मोमेंटम ऑफ फोर्स या टार्क को एंटी क्लॉकवाइज टार्क। उसके बाद आ जाता है जी आगे मोमेंटम का असूल। मोमेंटम के असूल से क्या मुराद है, या मोमेंटम के असूल की तारीफ करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस उसूल के मुताबिक एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मोमेंटम का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज के मसावी हो। मसावी मीन्स बराबर हो। क्या बोल रहा है, मोमेंटम का असूल से क्या मुराद है, इस असूल के मुताबिक एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मोमेंटम का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम के रिजल्टेंट के मसावी हो। तो इससे क्या बोलते हैं, मोमेंटम का असूल कहते हैं। आगे आ जाता है जी सेंटर ऑफ मास की तारीफ करें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो मकाम है जहां लगाई जाने वाली रिजल्टेंट फोर्स जिस्म की रोटेशन के बगैर हरकत का बायस बनती है। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो मकाम है जहां लगाई जाने जिस्म की रोटेशन के बगैर हरकत का बायस बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ कीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां उसका कुल वजन अमूदन नीचे की जानिब अमल करता है। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसका उसका कुल वजन अमूदन
नीचे की जानब अमल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आगे आ जी, प्लम लाइन से क्या मुराद है। लाइन एक छोटा सा दाती गोला होता है जिसे एक डोरी से लटकाया जाता है। प्लम लाइन एक छोटा सा दाती गोला होता है जिसे एक डोरी के साथ लटकाया जाता है। प्लम लाइन को जब आज़ादाना लटकाया जाता है तो ये अपने वजन के बायस जो कि अमूदन नीचे की तरफ अमल करता है, अमूदी सिमत में ठहर जाता है। इस सूरत में गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाए जाने वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे होता है। आगे आ जाता है जी, ऐसे जिस्म की मिसाल दीजिए जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। आपने ये भी बताना है कि वो जिस्म रेस्ट की हालत में है लेकिन वो इक्विलिब्रियम की हालत में भी ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई जिस्म नहीं है जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो, ये उसका आंसर है। कोई ऐसा जिस्म है ही नहीं जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। आगे जी, कपल की मिसाल की मदद से वजाहत करें। दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्स जो मकदार में मसावी लेकिन एक लाइन में ना हो कपल पैदा करती हैं। दो ऐसी लाइन अनलाइक पैरेलल फोर्स जो मकदार में मसावी लेकिन एक लाइन में ना हो कपल पैदा करती हैं। जब ड्राइवर गाड़ी मोड़ता है तो वो स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथों से फोर्सेस लगाता है। जब हम गाड़ी का मोड़ काटते हैं तो क्या होता है, दोनों हाथों से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग पर, जो टार्क पैदा करती है। ये टार्क स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। ये फोर्सेस जो स्टीयरिंग व्हील पर मुखालफ सीमत में अमल करती हैं, मकदार में मसावी लेकिन सीमत में मुखालफ होती हैं। क्वेश्चन है जी, किसी ऐसे मुतहरक जिस्म की मिसाल दीजिए किसी ऐसे मुतहरक जिस्म की मिसाल दीजिए जो इक्विलिब्रियम में हो। एक छाता बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है। ये मुतहरक छाता बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है। ये मुतहरक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है। कि यहाँ पजीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तफरीक कीजिए या इनमें फ़र्क बयान कीजिए। कि यहाँ पजीर इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, कोई भी जिस्म के यहाँ पजीर इक्विलिब्रियम में कहलाता है अगर इसे थोड़ा सा उठा कर छोड़ दिया जाए वो अपनी पहली हालत में वापस। जब किसी जिस्म को थोड़ा सा उसको उठाते हैं तो उसको वापस छोड़ दिया जाए, अगर वो पहली पोजीशन में आ जाए तो वो क्या होता है जी, कि यहाँ पजीर इक्विलिब्रियम की हालत में। अगर कोई जिस्म पहली पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में। अगर किसी जिस्म को मतलब थोड़ा सा हिलाते हैं तो मूव करते हैं तो वो अगर वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता, जहाँ तक हमने मूव किया वहाँ ही रुक जाता, तो वो क्या होता है जी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त क्या है। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा अगर इस पर अमल करने वाले रिजल्टेंट टार्क सिफर हो। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा अगर उस पर अमल करने वाले रिजल्टेंट टार्क सिफर हो। ठीक है, ये समेशन टी इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू है 0 साबित शक्ल जैसे कि उसने बताई हुई है। ठीक है, तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे शेयर किए हैं। तो आप बच्चों ने इसे बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करें, आमीन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।